हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पवन कुमार और ये आपका प्यारा सा चैनल मेगा माइंड जी। तो आप सही जगह पे आए हैं। आपको सारे 17 क्वेश्चन के एकदम सटीक आंसर मिलेंगे। और अभी आप लोग आंसर मिलाने के लिए बहुत ही बेताब होंगे। कहीं से आंसर मिल जाए तो मैं देख लूँगा कितना क्वेश्चन मेरा सही बना है। तो चलिए मैं सबका आंसर बताते चलता हूँ। वैसे भी आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि सॉल्यूशन देखा जाए, क्योंकि सॉल्यूशन देखिएगा तो टाइम जाएगा और आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन अब आगे भी एग्ज़ाम है आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में किसका हिमांक का अवनमन अधिक होगा। K2SO4 का हिमांक का अवनमन अधिक होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि इसमें आयंस ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन चलिए, एक फैराडे कितना के बराबर होता है। एक फैराडे होता है 96,500 कूलम। मैं पहले ही टिक लगा दिया हूँ सब में, ताकि आप सिर्फ देखते जाएं। चलिए अगला अगला पेज देखिए। अगला पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में देखिए, जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है। तो लेड डाइऑक्साइड घुलता है। लेड डाइऑक्साइड PbO2 जल में घुलने लगता है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और जब कैथोड में से एनोड को घटाएंगे तो 80 में से माइनस करेंगे -0.14, तो आ जाएगा 0.94। चलिए बहुत अच्छे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल H2O2 सेल को ईंधन सेल कहा जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। चलिए आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो जितना भी A, C, D सब देख रहे हैं, सब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सिर्फ B वाले प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। आप क्वेश्चन को मिलाते चलिए, अपने जो भी उत्तर क्वेश्चन मिला है उससे मिलाते चलिए। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है। कितना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया के द्वारा नहीं होता है। तो आयरन का विद्युत विच्छेदन से नहीं होता है। आयरन का होता है किससे बाबू, कार्बन अपकरण विधि से। ठीक है, अगला चलिए। अगला में हूप विधि से। हूप विधि किसके लिए उपयोग होता है, एल्युमिनियम के लिए उपयोग होता है। बहुत अच्छे। चलिए अगला चलिए, इनमें कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। हीलियम। हीलियम एक आणविक है, तो कम में ही ये क्या होने लगता है, उबलने लगता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सी अम्ल कौन सबसे कम बनाता है। तो फ्लोरीन। फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, वो है HOF। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चाहिए, तो उसी का इंग्लिश हो गया। अब आते हैं एसेट की ऑक्सीकरण अवस्था। एसेट आपको पता है सल्फर एसेट के रूप में ही पाया जाता है, और कोई अपनी मुक्त अवस्था में जैसे भी होता है ना, उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। बहुत अच्छे। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है। सबसे कम वाष्पशील, तो जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा उसका वाष्प कम बनेगा। और H2O में हाइड्रोजन बंधन होता है। H2O में हाइड्रोजन बंधन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन अगर फोन के साथ रहे, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो H2O का कम वाष्पशील है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा C। राइट आंसर हो जाएगा D नंबर, H2O। सभी लिगेंड होते हैं। लिगेंड में क्या होता है, लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, तो जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो भस्म होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय वो होता है जो पेयरिंग नहीं करा पाता, और पेयरिंग दुर्बल लिगेंड नहीं करा पाता। इसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरीन दुर्बल लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा पाता है, ये अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है ना। हाँ, Mg एक प्रमुख संगठक है किसका, क्लोरोफिल का। Mg क्लोरोफिल का संगठक होता है। चलिए बहुत अच्छे।
हाँ 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 हाँ, अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा और रह गया था इस क्वेश्चन में। हाँ, अनुचुंबकीय तो हो गया था, हीमोग्लोबिन भी हो गया। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो देखो, जब हम MnO4 होल माइनस का जब हम Mn का निकालेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था +7 आएगा, और मैग्नीज +7 हो जाए तो इसके मतलब उसमें डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? अगले पेज में मिलेगा, अगले पेज में। और आप देख रहे हैं, आप जो देख रहे होंगे, ये यहाँ पे डी है। डी का मतलब सेट डी का आंसर हम लोग दे रहे हैं। आपका अलग ऑप्शन हो भी सकता है, इनमें कौन गलत है? तो गलत कौन सा होगा? अच्छा, ये पहला क्वेश्चन आपको पता है NCERT में ये क्वेश्चन एकदम हूबहू दिया हुआ है। NaCO होल फॉर्म में ये जो अनुचुंबकीय है यही गलती कर दिया है, यहाँ पे प्रतिचुंबकीय होना चाहिए था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? NaCO होल 4। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कितना एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर जो NCERT से जो पढ़े होंगे तो उसका बहुत अच्छा से गया होगा। इसीलिए बोलता हूँ कि आजकल का जो एग्ज़ाम आ रहा है वो ऐसा नहीं आ रहा है कि आप जो है सो किसी क्वेश्चन बैंक को रट के बना सकते हैं। बुक पढ़िए, बुक अगर पढ़े होंगे जो, उनसे एकदम आराम से बन गया। अब देखिए, मोनो हैलोजन व्युत्पन्न जो है सो, जो भी हैलोजन रहे, मोनो हैलोजन, एक भी अगर हैलोजन अगर यूज हो रखा है, जैसे CH3Cl है, CH3CH2Cl है, तो इसमें अगर अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो अल्कोहलिक KOH से क्या होता है? संघनन उत्पाद मिलता है। अभी तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन चलिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की, यहाँ पे बच्चे फंस गए होंगे, वो 14 मार दिए होंगे। तो 14 में टोटल ब्रेविस जालक होते हैं बाबू। घनाकार में सिर्फ SCC, BCC और FCC होता है, तो केवल 3 ही होते हैं, तो यहाँ पे फंसने का चांस था। अब देखिए, एक अष्टफलकीय रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से भी घिरी होती है? तो आपको पता है अष्टफलकीय रिक्ति में टोटल 6 गोले होते हैं। 6 गोले, 3 गोले नीचे होते हैं, 3 गोले नीचे होते हैं, और 3 गोले ऊपर होते हैं, इसके जस्ट विपरीत तरीके से ऐसे करके। तो टोटल कितना? 6 गोलों के बीच में। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अरे क्या हो गया? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है? तो आपको पता है कि शॉटकी दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो जो क्रिस्टल को छोड़कर चला जाएगा, जो क्रिस्टल को छोड़कर चला जाएगा, वो अपना द्रव्यमान भी लेकर चला जाएगा। तो द्रव्यमान घनत्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो शॉटकी दोष में घनत्व घट जाएगा। चलिए अगला, कौन फेरो चुंबक है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन ही गलत है। गलत इस सेंस में, यहाँ फेरो नहीं फेरी होना चाहिए था, तो ऑप्शन हो जाता बी वाला, क्योंकि फेरो चुंबकीय सिर्फ आयरन, कोबाल्ट और निकेल होता है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, जो कि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो फेरी समझ के आप Fe3O4 को मार सकते थे। अनुसंख्य गुणधर्म, तो अनुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक का उन्नयन, सिंपल है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, है ना, परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, यही सब तो अनुसंख्य गुणधर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोलक के 1 kg में घुल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? घोलक के 1 kg में घुल के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं बच्चों। मोललता, मोललता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना परिवर्तन के उबलते हैं उसे क्या कहते हैं? अगर हिंदी में बोलते हैं तो स्थिर क्वाथी मिश्रण, बट इंग्लिश में एजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। इंग्लिश में एजोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जब एसीटोन को, तो आंसर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। ये है रोजाइनमुंड अभिक्रिया, है ना। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजाइनमुंड अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है।
चलिए 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 आगे बढ़िए। बढ़ो 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 बच्चों। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? तो एल्डोल संघनन वो नहीं देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो मेथेनॉल होता है HCHO। मेथेनॉल होता है HCHO। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से रहेगा। तो मेथेनॉल एल्डोल संघनन नहीं देता, ये कैनोजारो अभिक्रिया देता है। चलिए अगला आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है पिटारे में। हाँ, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन का ये होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू कि निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील, कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्रियाशील मूलक पूछा है। क्रियाशील मूलक तो हम लोग पढ़ते समय एकदम याद कर लेते हैं आसानी से। आगे चलते हैं, इनमें किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, NaHCO3 के द्वारा। क्योंकि जब फॉर्मिक अम्ल से करते हैं तो फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, CO2 देता है, लेकिन एल्डिहाइड ऐसा नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए, ये अभिक्रिया क्या है, ये सिल्वर का एसिड है, वो देता है ब्रोमो एल्केन। ये है हुंस डीकर अभिक्रिया बाबू, हुंस डीकर अभिक्रिया। हंस डीकर लिखा है, हम लोग हुंस डीकर भी पढ़ते हैं इसको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन वन ऑल मतलब अल्कोहल से ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। तो ब्रोमीन का उपयोग कीजिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, Br2 यूज करेंगे। चलिए अगला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है हाँ C6H6Cl2 की अधिकता में सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा रहे हैं। तो देखिए बेंजीन का जो होता है, बेंजीन इस तरीके से होता है, बेंजीन इस तरीके से होता है। और जब क्लोरीन अधिकता में लेते हैं तो हर जगह पे Cl आ जाता है, हर कार्बन पे Cl आ जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाएगा बाबू, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बनेगा। ठीक है, कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं मतलब देता है? तो देता है तो ये देखिए बी वाला ऑप्शन होगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें CH3 CH से मतलब जो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन है उससे डायरेक्टली CH3 जुड़ा रहे तो ये देता है, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। ठीक है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो ओ शिट, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े पैमाने पे मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, ग्लीनियस अम्ल से बनाया जाता है। पायरोग्लीनियस अम्ल के बारे में आगे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। चलिए देखिए, कौन क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है? तो अल्कोहल में क्या उपस्थित रहता है, OH उपस्थित रहता है। सिंपल है, कितना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू मिल जाएगा यहाँ से। देखिए कौन सर्वाधिक अम्लीय है? तो मेटाक्लोरोफिनॉल कैसा? तो ये देखिए, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल में OH रहता है, फिनॉल में OH रहता है। एक मिनट जरी सुनार छोट कर देते हैं। फिनॉल में OH रहता है, OH। अब मेटा पे रहे Cl, मेटा पे क्या रहे Cl। तो क्लोरीन क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, अम्लीयता को बढ़ाता है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन सा, 41 का बाबू, C नंबर हो जाएगा। अब चलिए, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है एल्डिहाइड। प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, तो एल्डिहाइड मिलता है। मैं अगर आप लोग को वैसे ज़रूरत भी नहीं है अभी इसका डिस्कशन का, सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन आंसर से मतलब है, इसीलिए मैं बताऊँ, नहीं तो मैं इसका अच्छे से
आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्या इसका डिटेल एग्जाम्पल के साथ अगर डिस्कशन चाहिए तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। फिलहाल बस आप आंसर नोट। विटामिन सी को क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है, इसको तो बहुत जो जनरल तैयारी वाले वो भी मार देते हैं इसको। निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का कोबाल्ट एक बहुत ही मतलब अच्छा संगठक है। चलिए अगला देखिए। अगला में है निम्नलिखित में कौन युगशील बहुलक है? तो नाइलॉन 6 डेक्रोन ये सब संघनन बहुलक है। तो उच्च घन जो भी पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन क्या होते हैं? योगशील होता है, एडिशन से बनते हैं। हाँ आगे चलिए। CF2 टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन से बाबू टेफ्लॉन बनता है, टेफ्लॉन है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन क्या होता है? एंटी मलेरियल होता है। जिसको मलेरिया हो जाता है ना, उसको ख़त्म करने के लिए क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है ना। आगे चलते हैं। कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? नहीं है पूछा है। अगर है पूछता तो टेट्रासाइक्लिन क्लोरोमाइसिटिन हो जाता, बट नहीं है में क्या होता है? पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, नैरो स्पेक्ट्रम। आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड गैमेक्सिन होता है। और आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं। पायरोग्लिनियस अम्ल में क्या रहता है? तो 10%। एकदम ये सब देख के मारने लायक का क्वेश्चन, इसमें कुछ है भी नहीं, है ना। आगे देखते हैं। NH2 दिख गया, 1 डिग्री एमीन। NH2 दिख गया, 1 डिग्री एमीन मतलब प्राइमरी एमीन, है ना। आगे देखते हैं। ज़्यादा टाइम न लगाते हुए आगे चलते चलते हैं। जलीय घोल में सबसे प्रबल भस्म कौन होगा? सबसे प्रबल भस्म क्या होगा? क्योंकि इसमें 3 CH3 है जो इलेक्ट्रॉन को ठेलता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे अच्छा डोनेट कौन कर सकता है? ये टर्सरी एमीन है ये बहुत अच्छा से कर सकता है। तो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। CH ये किस किस क्या व्यक्त किया जा सकता है? तो CH3 CH2। अब देखिए, इसको जब आप अच्छे से लिखिएगा ना तो 1 डिग्री अमीन आता है, प्राइमरी अमीन। आप अच्छा से लिखिएगा उसको तो 1 डिग्री अमीन आएगा। NH2 आएगा लास्ट में, NH2। तो NH2 आएगा, इसलिए प्राथमिक अमीन है। 53 हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किसको अपकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है? एमाइड को कीजिए ना अवकरण। एमाइड को अवकरण कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी अमीन मिलेगा, द्वितीयक अमीन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। गन्ने के जल के अपघटन से दोनों मिलता है बाबू, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मिल जाएगा। इसीलिए चीनी के जल अपघटन करके देखिएगा, आपको दोनों मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। इंजाइम का है, इंजाइम प्रोटीन है भैया, इंजाइम है प्रोटीन, एकदम प्रोटीन है एकदम। क्वेश्चन जो आया है, मैं जो क्वेश्चन हम लिए थे, टेस्ट लिए थे ना, एकदम वहीं से। रासायनिक अभिक्रिया हो तो मंद अभिक्रिया वाला क्या करता है? वेग उसी पे निर्भर करता है, रेट जो है सो मंद अभिक्रिया पे निर्भर करता है। तो मंद अभिक्रिया वाला यही है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। 58 नंबर। अधिकांश अभिक्रियाओं का ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में के बीच में रहता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा ना तो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए। आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है? अगर लायोफिलिक पूछता तो गोंद, खून, दूध सब लायोफिलिक है। नहीं है लायोफिलिक कौन? तो कुहासा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कोलाइडिक कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। तो नैनोमीटर में ना, सेंटीमीटर में बदलिएगा ना तो यह सी वाला बनेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे में देखिए, स्टार्च के जल अपघटन के लिए कौन एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो इन्वर्टेज एंजाइम, एकदम ख्याल रखिएगा, इन्वर्टेज एंजाइम एकदम बदल देता है। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है? तो दाब बढ़ने से ना बढ़ता है, दाब बढ़ाइएगा तो PV = NRT। तो दाब बढ़ाइएगा तो क्या होगा? बढ़ जाएगा रासायनिक अधिशोषण। तो आंसर हो जाएगा डी वाला। 62 हो गया। अब देखिए, 63 में पृथ्वी के परत में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो एल्युमिनियम है ना पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलिए।
एकदम बढ़ते रहिए, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, खाली आपको क्या करना है। हाँ, अभी देखिए कि SO2 है, H2S, H2SO4, SO3, इसमें बोलता है कौन ऑक्सीकारक अब कारक दोनों, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या बीच में रहता है। तो इस SO2 में जब ऑक्सीकरण संख्या निकालिएगा तो +4 आता है, और सल्फर +2 से +6 तक होता है। तो ये बढ़ भी सकता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण और घटना अवकरण, तो दोनों काम कर सकता है SO2, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इनमें कौन रंगीन होता है। NO2, NO2 रंगीन होता है एकदम। अरे मैं बता रहा हूँ ना, एकदम यह क्वेश्चन में पूछे थे जब मैं टेस्ट ले रहे थे। तो संक्रमण तत्वों का समान, संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। उससे एक पहले वाला में जाता है N-1D, 1 से 10 है NS012, ये हो गया। अब देखिए कौन Mn का ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, तो MN3O4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम आएगा, ठीक है। इसमें आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। टर्बियम, टर्बियम जानते हैं, टर्बियम आपको मिलेगा लेंथेनाइड में, एक्टिनाइड में नहीं मिलेगा। हाँ, अब आगे देखिए निम्न में कौन आयन रंगहीन है। तो Cu2+ जैसे करते हैं ना, Cu+, Cu का देखिएगा ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है आर्गन, आर्गन 4s2, 4s तो रहबे नहीं करेगा, 3d10 हो जाता है, ठीक है। 3d10 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। तो इसमें है ये नहीं है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा ए। कहे कि जो जिसमें नहीं रहता है वो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक, तो वो रंगहीन हो जाता है। 69 लास्ट में एकदम। अब लास्ट में देखिए क्या पूछा है, कौन आयन प्रति चुंबकीय है। तो C Cu3+, B2+, S3+ और Ti3+ का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा ना, तो देखिएगा Sc3+ में, Sc3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, जैसे स्कैंडियम का होता है 21 और 3 चला गया था 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन जैसा हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्रति चुंबकीय होता है ना। तो चलिए कुल मिला के हम आशा करते हैं आप लोगों का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, पुण्य मिलेगा, समझे। ठीक है, तब तक के लिए फिर और कुछ लेकर आएंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेगा माइंड।